हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मानव स्वास्थ्य एवं रोग में के पार्ट सेकंड में बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, पिछले लेक्चर में आपको याद होगा बच्चों, हमने उपार्जित प्रतिरक्षा की बात कर रहे थे और उपार्जित प्रतिरक्षा यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हमने दो भागों में बांटा था। एक था ह्यूमोरल प्रतिरक्षा यानी तरल प्रतिरक्षा, जिसको हम कह रहे थे तरल प्रतिरक्षा, और दूसरी थी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। तो आज हम विस्तार से किसकी बात करेंगे बच्चों? तरल प्रतिरक्षा या जिसे हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, अब लास्ट क्लास में हमने बात की थी बच्चों, ये जो तरल प्रतिरक्षा है या ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, इस प्रतिरक्षा में कौन सी कोशिकाएं काम करती हैं? बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स किस तरह की प्रतिरक्षा में काम करेंगी? तरल प्रतिरक्षा में। और हमने ये देख लिया था, बी लिम्फोसाइट्स का मतलब है ये वो रुधिर कोशिकाएं हैं जिनका निर्माण और परिपक्वन दोनों किस में होता है? अस्थि मज्जा में। तो ह्यूमोरल या तरल प्रतिरक्षा में कौन सी कोशिकाएं कार्यरत होती हैं? बी लिम्फोसाइट्स कार्यरत होती हैं। ठीक है भाई, तो तरल प्रतिरक्षा का पहला लक्षण आपको पता होना चाहिए कि इस प्रतिरक्षा में कौन सी कोशिकाएं काम करेंगी? बी लिम्फोसाइट्स। अब दूसरा प्रश्न है कैसे? ठीक है, तरल प्रतिरक्षा में कौन सी कोशिकाएं काम करेंगी? बी लिम्फोसाइट्स। अब सवाल है कैसे काम करेंगी? तो ध्यान देंगे बच्चों, हर बी लिम्फोसाइट्स, देखो जब तक कोई प्रतिजन आया ही नहीं शरीर में, जब तक कोई प्रतिजन शरीर में प्रवेश नहीं कर रहा, तब तक तो ये बी लिम्फोसाइट्स क्या रहेंगी? निष्क्रिय रहेंगी, यानी ये अपरिपक्व होंगी। तो आपको ये याद रखना है बच्चों, हर अपरिपक्व बी लिम्फोसाइट, हर अपरिपक्व बी लिम्फोसाइट की सतह पर, हर बी लिम्फोसाइट की सतह पर क्या मिलेगा आपको? हर बी लिम्फोसाइट की सतह पर आपको एक वाई आकार का ग्लाइकोप्रोटीन मिलेगा। तो सबसे प्रमुख चीज जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है वो क्या है? हर बी लिम्फोसाइट, हर बी लिम्फोसाइट कोशिका की बात हो रही है, उसकी सतह पर एक वाई आकार का ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाएगा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? एंटीबॉडीज। यही याद है, हमने ये प्लाज्मा प्रोटीन्स में पढ़ा था। हां, तो ये एंटीबॉडीज सुन लेंगे वापस, क्या बात हो रही है? बी लिम्फोसाइट्स की। तो कोई भी बी लिम्फोसाइट, जितने भी बी लिम्फोसाइट हमारे रुधिर में हैं, उन बी लिम्फोसाइट की सतह पर एक वाई आकार का प्रोटीन होगा, जिसे क्या कहेंगे? एंटीबॉडीज। तो अब क्या होगा? अभी तक तो मैंने कह दिया ये बी लिम्फोसाइट अपरिपक्व है। ठीक है, अपरिपक्व का मतलब है अभी तक तो इसको सक्रिय होने की जरूरत ही नहीं है। सक्रिय होने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि कोई प्रतिजन के संपर्क में ही नहीं आया, ये कोई बाहर से प्रतिजन शरीर में आया ही नहीं। लेकिन अब मान लेते हैं अगर कोई प्रतिजन का संपर्क होता है, क्या होगा भाई? यदि हमारे पास प्रतिजन का संपर्क होता है, तो प्रतिजन के संपर्क होने पर ये बी लिम्फोसाइट क्या होंगी? सक्रिय। प्रतिजन के संपर्क में आने पर बी लिम्फोसाइट्स का क्या होगा? सक्रियन। ठीक है, क्या होगा भाई? बी लिम्फोसाइट्स का सक्रियन। और बी लिम्फोसाइट्स का सक्रियन को हम एक नाम से जानते हैं बच्चों, क्लोनल सिलेक्शन। ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। क्या है? हम एक बात कर रहे हैं, एक अपरिपक्व बी लिम्फोसाइट, एक अपरिपक्व बी लिम्फोसाइट है। अपरिपक्व क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक इसको प्रतिजन का संपर्क नहीं मिला। ये उत्तेजित ही तब होंगे, ये विकसित ही तब होंगे जब प्रतिजन का संपर्क आएगा। जब तक प्रतिजन का संपर्क नहीं आया तब तक ये अपरिपक्व हैं।
इनकी सतह पर, इनकी झिल्ली पर वाय आकार का एक प्रोटीन एंटीबॉडी है। अब जैसे ही ये प्रतिजन के संपर्क में आए, प्रतिजन के संपर्क में आने पर ये बी लिम्फोसाइट अब उत्तेजित होंगे, विकसित होंगे, तो इन बी लिम्फोसाइट का सक्रियण होगा, जिसे क्या कहेंगे, क्लोनल सिलेक्शन। अब ये सक्रियण होगा, तो सक्रियण होने पर कुछ बी लिम्फोसाइट्स तो मेमोरी सेल, स्मृति कोशिकाएं बनाएंगे। कुछ बी लिम्फोसाइट्स तो सक्रिय होकर मेमोरी सेल्स, जिनका काम है केवल याद रखना। किसको याद रखना? किस प्रतिजन का संपर्क हुआ था, उस प्रतिजन को याद रखने का काम इन मेमोरी सेल्स का है। और दूसरे होंगे सक्रिय बी प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, क्या हुआ भाई, वापस देखेंगे मैं क्या बता रहा हूं। मैंने कहा एक अपरिपक्व बी लिम्फोसाइट है। जैसे ही अपरिपक्व बी लिम्फोसाइट प्रतिजन के संपर्क में आएगा, जैसे ही बाह्य प्रतिजन के संपर्क में आया, अब उसको सक्रिय होना है, उसे उस प्रतिजन को नष्ट करना है, प्रतिजन से लड़ना है, तो वो अपने बी लिम्फोसाइट का सक्रियण करेगा। सक्रिय करने की प्रक्रिया कहलाती है क्लोनल सिलेक्शन, ये नाम याद रखना है। सक्रिय होने पर क्या होंगे, ये काम बांट देंगे। कुछ बी लिम्फोसाइट तो क्या बना देंगे, मेमोरी सेल्स, जिनका काम है केवल नोट करना, याद रखना, अच्छा ये प्रतिजन है, ये प्रतिजन आया है, मेमोरी सेल्स। और दूसरे होंगे जो लड़ाई करेंगे। दूसरे बी लिम्फोसाइट सक्रिय होकर उसे लड़ना भी तो है प्रतिजन से, तो उन सक्रिय को क्या कहेंगे, बी प्लाज्मा सेल्स। तो ये बी प्लाज्मा सेल्स क्या हैं, सक्रिय बी लिम्फोसाइट्स। जब बी लिम्फोसाइट सक्रिय हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, बी प्लाज्मा सेल्स। अब ये क्या करेंगे, इनकी सतह पर एंटीबॉडीज थी, ये एंटीबॉडीज को निकालकर ब्लड में फेंक देंगे। ये सक्रिय बी सेल्स हैं। सक्रिय बी प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे, इनकी सतह पर जो एंटीबॉडी थी उसको सतह से निकालकर रुधिर में छोड़ देंगे। अब ये एंटीबॉडीज रुधिर प्लाज्मा में प्रवाहित होगी और रुधिर प्लाज्मा में प्रवाहित होते हुए प्रतिरक्षा करेगी, मतलब प्रतिजन से ढूंढेगी और प्रतिजन को नष्ट करेगी। तो ये ह्यूमोरल है ना बच्चों, तरल। ह्यूमोरल का एक्चुअल में मतलब होता है लैटिन में इन ब्लड। ठीक है, ये ह्यूमोरल का मतलब है इन ब्लड, रुधिर में। तो रुधिर में प्रतिरक्षा है, कैसी है, जैसे ही बी प्लाज्मा सेल सक्रिय हो गए, इन सक्रिय बी प्लाज्मा सेल्स ने एंटीबॉडीज को ब्लड में फेंक दिया। ये एंटीबॉडीज ब्लड प्लाज्मा, रुधिर प्लाज्मा में प्रवाहित होकर प्रतिजन को नष्ट करेंगी, प्रतिरक्षा प्रदान करेंगी। इस तरह की प्रतिरक्षा को तरल प्रतिरक्षा कहेंगे। तो क्या हो गया भाई, अब ये जो है सक्रिय बी प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज को रुधिर में स्थानांतरित करते हैं। और चूंकि एंटीबॉडीज रुधिर प्लाज्मा में प्रवाहित होकर प्रतिरक्षा प्रदान करती है, इस कारण इसे क्या कहते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है भाई, तो क्या हो गया, बी लिम्फोसाइट। तो क्या याद रखना है, तरल प्रतिरक्षा में दो मुख्य टर्म्स याद रखने हैं। ह्यूमोरल प्रतिरक्षा में कौन सी कोशिकाएं काम करेंगी, बी लिम्फोसाइट्स।
कैसे काम करेंगी? बी लिम्फोसाइट की सतह पर एंटीबॉडीज हैं, तो सक्रिय होने पर वो एंटीबॉडीज को ब्लड में फेंक देंगी और प्रतिरक्षा ये एंटीबॉडीज प्रदान करेंगी। रुधिर प्लाज्मा में प्रवाहित होकर एंटीबॉडीज प्रतिरक्षा प्रदान करेंगी। इसलिए इसे हम किस नाम से जानते हैं? तरल प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम आज विस्तार में किसकी बात करेंगे भाई? विस्तार में हम एंटीबॉडीज की बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम किसकी बात करेंगे? एंटीबॉडीज। अब आपको याद होगा एंटीबॉडीज को हम और किस किस नाम से जानते हैं? गामा ग्लोब्यूलिन्स के नाम से। याद है, ग्लोब्यूलिन प्रकार का प्लाज्मा प्रोटीन था गामा ग्लोब्यूलिन। तो एंटीबॉडीज गामा ग्लोब्यूलिन्स हैं, या इनको हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी कहते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स क्यों कहते हैं? आईजी, क्योंकि ये प्रतिरक्षा में काम कर रही हैं। इम्यूनो क्यों नाम है? क्योंकि प्रतिरक्षा में काम कर रही हैं। तो क्या है भाई एंटीबॉडीज? ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स है जो बी लिम्फोसाइट की सतह पर पाई जाती हैं और सक्रिय बी प्लाज्मा सेल्स इन्हें रुधिर में प्रवाहित कर देते हैं। तो एंटीबॉडीज यह विशिष्ट ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो बी लिम्फोसाइट की सतह पर उपस्थित एवं सक्रिय बी प्लाज्मा सेल्स द्वारा रुधिर में प्रवाहित होती है। ठीक है बच्चों, तो एंटीबॉडीज है तो प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। किस प्रकार के? विशिष्ट ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब प्रोटीन है जिसपे शर्करा समूह जुड़ा हुआ है। तो विशिष्ट ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो बी लिम्फोसाइट्स की सतह पर उपस्थित होंगी, मैंने बताया, और सक्रिय बी प्लाज्मा सेल्स इन्हें रुधिर में प्रवाहित कर देंगे। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज 5 प्रकार की होती हैं बच्चों। एंटीबॉडीज जो हैं वो कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं, 5 प्रकार की। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका है शॉर्ट में तो गेम्ड। मतलब 5 प्रकार की एंटीबॉडीज कौन सी हैं? आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। ये 5 प्रमुख प्रकार की एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। तो एंटीबॉडीज के बारे में देखो बच्चों, एनसीईआरटी में तो ज्यादा विस्तार से नहीं दे रखा, लेकिन हमें पता होना चाहिए। प्रतिरक्षा के सिरे से बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो एंटीबॉडीज के बारे में हम 2 मुख्य चीजें पढ़ेंगे। एक तो एंटीबॉडी की संरचना की बात करेंगे। तो एंटीबॉडी की संरचना तो एनसीईआरटी में दे रखी है, उसको हम विस्तार से समझेंगे। और उसके बाद ये 5 प्रकार की एंटीबॉडीज के विशिष्ट लक्षण देखेंगे कि ये 5 प्रकार की एंटीबॉडीज का विशेष कार्य क्या क्या है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज क्या है हमने देख लिया। अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों? एंटीबॉडी संरचना की। तो अब हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? एंटीबॉडी की संरचना। ठीक है, अब एंटीबॉडी की संरचना ध्यान देंगे। पहले मैं बना देता हूं, 1 सेकेंड।
ठीक है भाई, क्या बनाया देखो भाई, ये एक एंटीबॉडी की संरचना मैंने बनाई है। सबसे पहले इस एंटीबॉडी की संरचना का आकार देखो बच्चों। सबसे पहले ये किस आकार की संरचना है? वाय आकार की संरचना है, पहली चीज याद रखनी है। एंटीबॉडी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, इसकी संरचना किस आकार की है? वाय आकार की है। उसके बाद याद रखना है इसमें कितनी पेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, इसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं? 1 2 3 4, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं और चारों आपस में जुड़ी हुई हैं। चारों आपस में किसके द्वारा जुड़ी हुई हैं? ये SS डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि एंटीबॉडी की जो संरचना है, एंटीबॉडी एक वाय आकार का प्रोटीन है जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, 1 2 3 4, और चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी हुई हैं। उसके बाद देखो, कहने को तो ये 4 श्रृंखलाएं हैं, लेकिन ये दोनों श्रृंखलाएं एक जैसी हैं भाई। 2 छोटी श्रृंखलाएं बिल्कुल एक जैसी हैं और ये 2 बड़ी श्रृंखलाएं एक समान हैं। मतलब कहने को 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, लेकिन 2 एक समान हल्की श्रृंखलाएं हैं और 2 एक समान भारी श्रृंखलाएं हैं। तो एंटीबॉडी की संरचना में क्या क्या याद रखना है? वाय आकार की संरचना, पहला बिंदु तो क्या ध्यान में रखना है? वाय आकार की संरचना। दूसरा बिंदु क्या ध्यान में रखना है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं जो डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी हैं। और 2 एक समान, भारी को कहते हैं हैवी चेन है, 2 एक समान हैवी श्रृंखलाएं एवं 2 एक समान लाइट श्रृंखलाएं हैं, जिसे हम कहते हैं H2L2। ठीक है, ये बीच में ये 2 एक समान बड़ी यानी हैवी श्रृंखलाएं हैं और 2 छोटी एक समान लाइट श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, अब सुनो क्या है ये, अंदर क्या लिखा है सर? अंदर क्या लिखा है इधर देखते हैं। अंदर लिखा है मैंने VL, यहां पर लिखा है VL, यहां पर लिखा है VL। इसका मतलब ये लाइट श्रृंखला का, लाइट चेन का विविध क्षेत्र है, यानी वेरिएबल भाग है। VL का मतलब वेरिएबल भाग है लाइट चेन का। फिर VH लिखा है भाई, VH भी आपको समझ आ गया होगा। H मतलब हैवी चेन, तो हैवी चेन का वेरिएबल भाग, हैवी चेन का वेरिएबल भाग। ठीक है, फिर Cl, फिर क्या आ गया बच्चों? Cl। तो अब आपको समझ आ गया होगा, लाइट श्रृंखला, L मतलब लाइट, छोटी श्रृंखला को लाइट है, ये लाइट श्रृंखला का या लाइट चेन का कांस्टेंट भाग है, स्थायी। और इसी तरह ये CH1, CH2, CH3 ये हैवी श्रृंखला के कांस्टेंट भाग हैं। ठीक है, इसी तरह से ये CH1, CH2, CH3 ये हैवी चेन के कांस्टेंट भाग हैं। ठीक है, अब क्या मतलब है सुनो। ठीक है, ये तो सर ठीक है कि क्या मतलब कांस्टेंट, क्या मतलब वेरिएबल। अभी आ जाओ, कोई भी एंटीबॉडी जो है, सुन लेंगे, एंटीबॉडी का काम क्या है? ये एंटीबॉडी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, विशिष्ट ग्लाइकोप्रोटीन है,
तरल प्रतिरक्षा में काम कर रही है, बी लिम्फोसाइट्स इसका निर्माण कर रहे हैं। अब ये रुधिर में प्रवाहित होकर प्रतिजन के साथ जुड़कर उन्हें नष्ट करेगी ना। एंटीबॉडी का काम है कि ये एंटीजन से जुड़ेगी। तो अगर मैंने कहा यहां पर एक एंटीजन ले लेता हूं, मान लेते हैं ये मेरे पास एक एंटीजन या प्रतिजन है, कोई भी बाहर, तो एंटीजन से एंटीबॉडी जुड़ेगी। इस एंटीजन से एंटीबॉडी जुड़ेगी ना, तो एंटीबॉडी का कौन सा भाग एंटीजन से जुड़ेगा? ये हैवी और लाइट श्रृंखलाओं का वेरिएबल भाग। यही याद रखना है, ये जो हैवी और लाइट श्रृंखला का जो वेरिएबल भाग है ना बच्चों, हैवी श्रृंखला और लाइट श्रृंखला का वेरिएबल भाग ये एंटीजन से जुड़ेगा। तो कैसे ध्यान रखना है? ये भाग एंटीजन बाइंडिंग क्षेत्र है। ठीक है, तो कौन से एंटीबॉडी के हैवी और लाइट श्रृंखला, हैवी और लाइट श्रृंखलाओं के जो वेरिएबल भाग हैं वो एंटीजन बाइंडिंग भाग हैं। अब समझ आया कि इसको वेरिएबल क्यों कहते हैं? अलग अलग तरह के एंटीजन आएंगे, अलग अलग तरह के एंटीजन के विरुद्ध अलग अलग तरह की एंटीबॉडी बनेगी। वो अलग अलग एंटीबॉडी अलग अलग एंटीजन से जुड़ेगी। तो उन सारे एंटीबॉडी में कौन सा भाग अलग अलग या विविध होगा? ये हैवी और लाइट चेन का वेरिएबल भाग। तो हर एंटीबॉडी में ये हैवी और लाइट श्रृंखला का वेरिएबल भाग अलग अलग होता है, क्योंकि उसको अलग अलग एंटीजन से जुड़ना है, इसीलिए वेरिएबल कहते हैं। नीचे वाला जो भाग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो स्थिर कांस्टेंट रहता है, नियत, इसलिए कांस्टेंट भाग। बट हमको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, और बहुत कॉमन क्वेश्चन, कि एंटीबॉडी का कौन सा हिस्सा एंटीजन से जुड़ेगा? तो एंटीबॉडी का हैवी और लाइट श्रृंखला का जो वेरिएबल भाग है वो एंटीजन से जुड़ता है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है भाई? ये नोट याद रखना है। एंटीबॉडी के हैवी एवं लाइट चेन्स का वेरिएबल भाग एंटीजन से जुड़ता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? इसको, इसलिए इस भाग को FAB या पैराटोप कहा जाता है। FAB का मतलब है अंग्रेजी में फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। क्या कहते हैं इसको? फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। तो क्या देखा? वापस समझ लो भाई किसकी बात हो रही है। मैं एंटीबॉडी की संरचना, एंटीबॉडी वाई आकार की संरचना है। एंटीबॉडी एक प्रोटीन है, कैसा आकार है? वाई। कितने श्रृंखलाएं हैं पॉलीपेप्टाइड? 1 2 3 4। चारों श्रृंखलाएं आपस में किससे जुड़ी हुई हैं? डाइसल्फाइड बंध से। ये तो सिंपल हो गई। 2 एक जैसी लाइट श्रृंखलाएं हैं L2, 2 एक जैसी भारी हैवी श्रृंखलाएं हैं H2। तो H2 L2 का मतलब 2 एक समान हैवी श्रृंखलाएं
और दो एक समान लाइट श्रृंखलाएं हैं। अब फिर मैंने क्या किया, लाइट श्रृंखला में वेरिएबल भाग है और कांस्टेंट भाग है, हैवी श्रृंखला में वेरिएबल भाग है, कांस्टेंट भाग है। कांस्टेंट भाग तो सब एंटीबॉडीज में सेम रहता है, बदलता क्या रहता है, वेरिएबल भाग बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि यही भाग एंटीजन से जुड़ेगा, तो एंटीजन अलग अलग प्रकार के होंगे, तो एंटीबॉडीज में भी ये वेरिएबल भाग अलग अलग होंगे। तो कौन सा भाग एंटीबॉडी का, कौन सा भाग प्रतिजन या एंटीजन से जुड़ता है, हैवी और लाइट श्रृंखला का वेरिएबल भाग। इसलिए इनको क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग या पैराटोप कहेंगे। ठीक है भाई, तो ये अपन ने एंटीबॉडी की संरचना है और एंटीबॉडी संरचना की अपन ने बात कर ली। अच्छा, जो कांस्टेंट भाग है ना बच्चों, ये जो पूरा कांस्टेंट भाग है, इसे FC कह देंगे। इसे हम क्या कहते हैं, FC। जो कांस्टेंट भाग है उसे क्या कहेंगे, FC, और ऊपर जो एंटीजन से जुड़ने वाला भाग है वो क्या कहलाएगा, FAB, है ना, फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, और नीचे वाला भाग फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एंटीबॉडी की संरचना की बात कर ली। अब एंटीबॉडी के प्रकार। ठीक है भाई, अब एंटीबॉडी के 5 प्रकार की एंटीबॉडीज हैं। क्या क्या है 5 प्रकार की एंटीबॉडीज? IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। ये 5 प्रकार की एंटीबॉडीज हैं। सबसे पहले तो इनका वेट आप ध्यान रख लेगा, मैं वेट लिख रहा हूं यहां पर। इनका भार है 150 किलो डाल्टन्स, 170 किलो डाल्टन्स। डाल्टन इकाई होती है बच्चों, एंटीबॉडीज में या प्रोटीन्स को अपन डाल्टन की इकाई में मापते हैं। ठीक है, किलो मतलब हजार, हाँ ध्यान है। तो आप 150 किलो डाल्टन्स कह सकते हो या 150,000 डाल्टन्स, एक ही मतलब है ना। ठीक है, IgM 900 किलो डाल्टन्स, IgE 185 किलो डाल्टन्स। इसका भार हमको नहीं ध्यान रखना। इसका भार क्यों नहीं ध्यान रखना, इसका भी कारण बता दूंगा, अभी रुको। तो सबसे पहले तो मैंने एंटीबॉडीज के भार आपको बता दिए। उसके बाद भार से देखो सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन सी दिख रही है आपको, 150, 170, 900, 185, सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन सी है, IgM। तो सबसे बड़ी एंटीबॉडी आपसे पूछ ली जाए तो सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन सी है, IgM। बड़ी क्यों, आप सोच रहे होंगे सर सारी एंटीबॉडी की संरचना तो ऐसी ही है, हर एंटीबॉडी ऐसी होनी चाहिए, तो बड़ी और छोटी कैसे। ये एंटीबॉडी का एक रूप, एक लक है। ऐसे ये एक इकाई मान लो बच्चों एंटीबॉडी की। तो IgG एंटीबॉडी है ना, वो ऐसी है। अब IgM जो है वो ऐसे 5 प्रकार की एंटीबॉडी से बनी हुई है ना। मतलब ये IgM जो है ना बच्चों, IgM कैसे होगी, IgM में ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये 5 से बनी हुई है, 5 इकाइयों से बनी हुई है।
तो 5 इकाइयों से बनी हुई है, इसका मतलब ये एक, इसका सक्रिय रूप क्या है? पेंटामर। इसका सक्रिय रूप क्या हो गया? पेंटामर। 5 इकाइयों से बनी है, इसलिए 5 इकाइयों से बनी है, इसलिए यह सबसे बड़ी एंटीबॉडी है। और 5 इकाइयों के अतिरिक्त इसमें एक अलग से जे पेप्टाइड भी होती है। इसमें एक अलग से जे पेप्टाइड, एक अलग से प्रोटीन श्रृंखला होती है, जे पेप्टाइड। आईजीए की बात करें तो आईजीए का भी सक्रिय रूप जो है ना, आईजीए का भी सक्रिय रूप डायमर है। डायमर मतलब 2 से। किससे बनी हुई है? 2 इकाइयों से बनी है, और इसमें भी एक अलग से अतिरिक्त जे पेप्टाइड मिलेगी। ठीक है, तो आईजीए 2 इकाइयों से मिलकर बनी है, इसलिए डाइमर। आईजीएम 5 इकाइयों से बनी है, इसलिए पेंटामर। लेकिन सबसे बड़ी एंटीबॉडी तो आईजीजी है, सबसे या सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी, सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित, सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित एंटीबॉडी आईजीजी, और सबसे छोटी भी है। सबसे छोटी मतलब इसका तो 1 इकाई से ही बनी है। तो ये 1 इकाई से बनी है। ठीक है, तो क्या बताया भाई? देखो, ये 5 प्रकार की एंटीबॉडीज हैं, उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी उपस्थित है? आईजीजी। सबसे अधिक मात्रा में कौन सी एंटीबॉडी होगी? आईजीजी। सबसे छोटी एंटीबॉडी कौन सी होगी? आईजीजी। सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन सी होगी? आईजीएम। कितने से बनी है? 5 अणु से, 5 इकाइयों से मिलकर बनी है पेंटामर। और आईजीए डाइमर है, 2 इकाइयों से बनी है, इसलिए सक्रिय रूप क्या है? डाइमर। आईजीई भी सबसे छोटी नहीं है, आईजीए से और आईजीजी से बड़ी होती है, इसका भार थोड़ा ज्यादा होगा। अब लक्षण सुन लो भाई, लक्षण क्या क्या याद रखने हैं, सुन लो। सबसे पहले आईजीजी की बात करेंगे अपन। आईजीजी क्या क्या लक्षण याद रखना है? यह सबसे छोटी एंटीबॉडी है बच्चों, ये सबसे छोटी एंटीबॉडी है ना, इसलिए ये अपरा स्थानांतरित कर सकती है। जब बच्चा मां के पेट में है, जब बच्चा मां के गर्भ में है, जब बच्चा मां के गर्भ में है, तो मां की आईजीजी एंटीबॉडी जो होती है वो अपरा प्लेसेंटा क्रॉस करके शिशु में पहुंच जाती है और शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करती है ना। जब शिशु मां के गर्भ में है तो वो तो एंटीबॉडी बना नहीं सकता, तो शिशु को प्रतिरक्षा कौन देता है? मां की आईजीजी। मां की जो आईजीजी एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा क्रॉस करके शिशु को या भ्रूण को प्रतिरक्षा देती है। क्यों अपरा स्थानांतरित कर सकती है? क्योंकि ये सबसे छोटी है। बाकी एंटीबॉडीज बड़ी होती हैं, वो प्लेसेंटा या अपरा क्रॉस नहीं कर सकती। तो आईजीजी का ये लक्षण आपको पता होना चाहिए। फिर आईजीए की बात करें, आईजीए एंटीबॉडी स्त्रावी एंटीबॉडी है। स्त्रावी का मतलब मां के दूध में, हमने कहा था ना, मां का दूध जो शुरुआत के 4-5 दिनों में निकलता है, जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उस कोलेस्ट्रम में, उस मां के दूध में ये आईजीए एंटीबॉडी है। तो ये आपकी लार में भी मिलती है आईजीए, और मां के दूध में ये आईजीए एंटीबॉडी होती है, और ये बच्चे को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। फिर शरीर की सबसे बड़ी एंटीबॉडी क्या है? आईजीएम। जब हमारे शरीर में कोई भी संक्रमण पहली बार होता है, कोई भी संक्रमण पहली बार हमारे शरीर में यदि कोई संक्रमण है, तो हमारा शरीर सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनाता है? आईजीएम। हमारे शरीर में सबसे पहले बनने वाली एंटीबॉडी कौन सी है? आईजीएम।
अपन ने ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा था, उसमें ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज पढ़ी थी, एंटी ए और एंटी बी। जो ब्लड ग्रुप प्रतिजन के विरुद्ध एंटीबॉडीज होती हैं वो भी किस प्रकार की होंगी, आईजीएम। एलर्जी पढ़ेंगे बच्चों हम आगे, ठीक है। एलर्जी होती है ना, हाँ, जैसे अस्थमा है, अस्थमा में एलर्जी, तो अस्थमा में या एलर्जिक रिएक्शंस में कौन सी एंटीबॉडी काम करती है, आईजीई। एलर्जी में कौन काम करेगी, आईजीई। सबसे बड़ी एंटीबॉडी, सबसे पहले बनने वाली एंटीबॉडी, आईजीएम। मां के दूध में, कोलेस्ट्रम में, लार में स्त्रावी एंटीबॉडी, आईजीए। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी, सबसे छोटी, जो अपरा प्लेसेंटा क्रॉस करके शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करती है, आईजीजी। किसकी बात मैं कर ही नहीं रहा, मैं इस आईजीडी की तो बात ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इस एंटीबॉडी के बारे में हमें ज्यादा मालूम ही नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि ये एंटीबॉडी जो है वो रुधिर में प्रवाहित ही नहीं होती। ये एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट की सतह पर ही जुड़ी रहती है, ठीक है। ये जो एंटीबॉडी है ना, ये बी लिम्फोसाइट की सतह पर ही रहती है। ये सतह से निकलकर रुधिर प्लाज्मा में आती ही नहीं, तो रुधिर प्लाज्मा में प्रवाहित नहीं होती, इसलिए अलग से इसका भार नहीं पड़ते। और क्योंकि रुधिर प्लाज्मा में प्रवाहित नहीं होती, इसलिए इसका कोई विस्तार में कार्य भी हमें नहीं ज्ञात है। अगर किसी मॉड्यूल में आईजीडी का कार्य लिखा हुआ है तो मान के चलना वो कहीं भी स्टैंडर्ड रेफरेंसेस में नहीं दे रखा, क्योंकि आईजीडी इकलौती एंटीबॉडी है जो झिल्ली से जुड़ी रहती है। ये बी लिम्फोसाइट की झिल्ली पर ही जुड़ी रहती है, रुधिर में प्रवाहित ही नहीं होती। इसलिए इसका कभी भी कार्य नहीं पूछ सकते, क्योंकि इसका कार्य ज्ञात ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब बिंदु ये तो मैंने बता दिया, अब लिख लेते हैं पॉइंट्स किस किस के। तो सबसे पहले किसकी बात करें भाई, आईजीजी एंटीबॉडी, ठीक है। तो आईजीजी एंटीबॉडी के बारे में क्या है भाई, पहला लक्षण तो एकमात्र एंटीबॉडी जो अपरा यानी प्लेसेंटा क्रॉस करके भ्रूण को प्रतिरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। एकमात्र एंटीबॉडी है जो अपरा या को करती है। दूसरा याद रखना बच्चों, ये कॉम्प्लीमेंट तंत्र को भी सक्रिय करती है। क्या करती है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट तंत्र। हां, सहज प्रतिरक्षा पढ़ा था पिछली क्लास में, तो सहज प्रतिरक्षा में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम था, उसको सक्रिय भी कौन कर सकता है, आईजीजी। और एक लक्षण को प्रेरित करती है, ऑप्सोनाइजेशन को प्रेरित करती है। अब ये क्या है भाई, किसे प्रेरित करती है बच्चों, एक नया लक्षण मैंने बताया है, ऑप्सोनाइजेशन। क्या होता है इधर देखो, ये मैंने कह दिया आईजीजी, ये आईजीजी एंटीबॉडी है, और मैंने आपसे कह दिया ये एक प्रतिजन है जो उससे जुड़ चुका है। ठीक है, तो ये एक एंटीजन है, ये एंटीजन किससे जुड़ गया, आईजीजी से जुड़ गया। अब क्या करती है, आईजीजी इस एंटीजन से जुड़ जाती है, एंटीजन से जुड़ गई ये आईजीजी, और इस एंटीजन से जुड़ने के बाद इस एंटीजन का भक्षण प्रेरित करेगी। ये मैंने कहा न्यूट्रोफिल्स हैं। न्यूट्रोफिल्स कैसी कोशिकाएं हैं बच्चों, भक्षण कोशिकाएं। न्यूट्रोफिल्स कैसी कोशिकाएं होती हैं, भक्षण कोशिकाएं। तो आईजीजी किससे जुड़ गई, एंटीजन से जुड़ गई, और एंटीजन से जुड़ने के बाद ये आईजीजी जो है वो इस एंटीजन का भक्षण प्रेरित करवाएगी, किसको, न्यूट्रोफिल्स के द्वारा। ये एंटीबॉडी है आईजीजी, ये आईजीजी एंटीजन से जुड़ गई,
और जुड़ने के बाद उसको न्यूट्रोफिल्स में फेंक दिया ताकि न्यूट्रोफिल्स उस प्रतिजन का भक्षण कर सकें। इसका मतलब आईजीजी एंटीबॉडी एंटीजन से जुड़कर उसके भक्षण को प्रेरित करती है। इसे ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या हो गया भाई? आईजीजी एंटीजन के साथ संकुल बना उसे भक्षण के लिए प्रेरित करती है। और इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? ऑप्सोनाइजेशन। तो आईजीजी एंटीजन के साथ संकुल बना लिया बच्चों, और संकुल बनाने के बाद उसको न्यूट्रोफिल्स के द्वारा भक्षण के लिए प्रेरित करेगी। इसे कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। यह भी किसका काम है? आईजीजी का। सबसे प्रमुख काम मैंने बता दिया, प्लेसेंटा क्रॉस करता है। फिर आईजीजी के बाद अपन ने बात की बच्चों आईजीए की। अब आईजीए के बारे में हमको मालूम चल गया, ये मुख्य स्त्रावी एंटीबॉडी है, मेन सिक्रीटरी या मुख्य स्त्रावी एंटीबॉडी है। और कहां पर मिलेगी? हमने बात की मां के दूध में, मदर्स मिल्क, जिसे हमने क्या कहा था? कोलेस्ट्रम। तो मां के दूध में और आपके लार या सलाइवा में कौन सी एंटीबॉडी मिलती है भाई? ये आईजीए मिलेगी। इसलिए इसको कहते हैं मुख्य स्त्रावी एंटीबॉडी। फिर तीसरी क्या है हमारे पास? आईजीएम। सबसे बड़ी एंटीबॉडी तो हम देख ही चुके हैं, आईजीएम। उसके बाद याद रखना है संक्रमण के दौरान सबसे पहले विकसित होने वाली एंटीबॉडी। है ना? संक्रमण के दौरान सबसे पहले विकसित होने वाली एंटीबॉडी कौन सी है? आईजीएम। इसका मतलब जो ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज होती हैं, रुधिर समूह वाली एंटीबॉडीज, याद है? ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज, जिसको अपन ने एग्लूटिनिन कहा था। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा बच्चों अपन ने, एंटी ए और एंटी बी। ये एंटीबॉडीज किस प्रकार की होती हैं? आईजीएम प्रकार की। फिर चौथी हमारे पास आईजीई। आईजीई एंटीबॉडी के बारे में आपको पता होना चाहिए, एलर्जी में प्रयुक्त। एलर्जी में प्रयुक्त होने वाली एंटीबॉडी कौन सी होगी? आईजीई। और अंत में आईजीडी। मैंने कहा यह एक एंटीबॉडी है जो रुधिर में प्रवाहित नहीं होती, झिल्ली से जुड़ी रहती है। तो यह एंटीबॉडी झिल्ली से जुड़ी रहती है। ये एंटीबॉडी क्या है? केवल झिल्ली से जुड़ी रहेगी, रुधिर में प्रवाहित नहीं होती, इसलिए इसका कोई विस्तार में कार्य नहीं पता है। ठीक है भाई, तो ये सब एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये पांचों एंटीबॉडीज के बारे में विशेष लक्षण। ठीक है बच्चों, तो हमने एंटीबॉडी की संरचना की बात की है और उसके बाद ये 5 विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज के लक्षण हमने देख लिए हैं। अब एंटीबॉडी के लक्षण तो अपन ने देख लिए, ठीक है। अब ये एंटीबॉडी के आधार पर ही, हां मतलब ये जो हमारे पास उपार्जित प्रतिरक्षा है ना भाई, हम लोग तो तरल प्रतिरक्षा की बात कर रहे हैं और तरल प्रतिरक्षा किसके अंदर आती है? उपार्जित प्रतिरक्षा में। तरल प्रतिरक्षा किसका उदाहरण है? उपार्जित प्रतिरक्षा। तो उसके आधार पर उपार्जित प्रतिरक्षा को हम एंटीबॉडी के आधार पर 2 तरह में और विभाजित कर सकते हैं।
एक सक्रिय प्रतिरक्षा जिसे हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, और एक आता है बच्चों निष्क्रिय प्रतिरक्षा जिसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है भाई, तो दो तरह की प्रतिरक्षा की बात अब हम करेंगे, सक्रिय और निष्क्रिय। बहुत आसान है, ध्यान से समझना। मान लेते हैं बच्चों की किसी एक व्यक्ति है और किसी एक व्यक्ति के शरीर में कोई संक्रमण हुआ। अब किसी एक व्यक्ति के शरीर में यदि संक्रमण हुआ, इन्फेक्शन हुआ, मतलब बाहर से कोई प्रतिजन शरीर में आया। अब बाहर से जब कोई प्रतिजन शरीर में आया, कोई संक्रमण या इन्फेक्शन हुआ, तो उस व्यक्ति का शरीर उस संक्रमण या इन्फेक्शन से लड़ने के लिए स्वयं एंटीबॉडीज विकसित करेगा। तो जब हमारा शरीर या किसी भी व्यक्ति का शरीर स्वयं एंटीबॉडीज का विकास करे, स्वयं एंटीबॉडीज विकसित करे, तो उस तरह की प्रतिरक्षा को कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, तो सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब है एक ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर स्वयं एंटीबॉडीज विकसित करे। कोई संक्रमण हो रहा है, कोई इंफेक्शन हो रहा है, कोई बाहर से प्रतिजन शरीर में आ रहा है, तो हमारा सिस्टम उससे लड़ने के लिए जब स्वयं एंटीबॉडीज का निर्माण करेगा, स्वयं एंटीबॉडीज का विकसित करेगा, तो उसे क्या कहेंगे? सक्रिय प्रतिरक्षा। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या हो गई भाई? निष्क्रिय प्रतिरक्षा का मतलब है एक ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें हम बनी बनाई एंटीबॉडीज शरीर में डाल दें। ठीक है, बनी बनाई मतलब शरीर को स्वयं एंटीबॉडीज बनाने की जरूरत नहीं है, आपने बनी बनाई एंटीबॉडीज शरीर में डाल दी। तो जब बनी बनाई पहले से निर्मित एंटीबॉडीज आप जब शरीर में निवेशित कर देते हैं, किसी व्यक्ति के शरीर में बनी बनाई एंटीबॉडीज डाल देते हैं, वो खुद एंटीबॉडी विकसित नहीं करता, बनी बनाई एंटीबॉडीज उसे मिल जाती हैं, तो उस प्रतिरक्षा को क्या कहेंगे? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, तो ये तो आसान चीज है, लेकिन इसमें लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने हैं। तो अब क्या करेंगे बच्चों? देखो, सक्रिय प्रतिरक्षा की बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले अपन बात करेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा की। यानी एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसमें क्या हो रहा है? इस प्रकार की प्रतिरक्षा में शरीर स्वयं एंटीबॉडीज का निर्माण या विकास करता है। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा में शरीर स्वयं क्या कर रहा है? एक व्यक्ति स्वयं एंटीबॉडीज का निर्माण या विकास करेगा। तो इसका मतलब यह है बच्चों कि इस प्रकार की प्रतिरक्षा को विकसित होने में समय लगेगा, है ना। जब कोई संक्रमण होगा, कोई बाहर का प्रतिजन शरीर में प्रवेश करेगा, तो एंटीबॉडीज के निर्माण में, एंटीबॉडीज को विकसित होने में कुछ समय लगेगा। मतलब इस प्रकार की प्रतिरक्षा में को विकसित होने में कुछ समय लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लेकिन समय तो लगेगा, लेकिन क्योंकि शरीर खुद एंटीबॉडीज बना रहा है, खुद प्रतिरक्षक तंत्र को विकसित कर रहा है, तो इसमें स्मृति, मेमोरी सेल्स भी बनेंगे। इसमें सिस्टम याद रखेगा कि उसको किस प्रतिजन के कारण संक्रमण हुआ है ना। मतलब इस प्रतिरक्षा को विकसित होने में समय लगता है तथा इसमें
स्मृति या मेमोरी उत्पन्न होगी। ठीक है भाई, तो ये तो किसकी बात कर ली हमने? सक्रिय प्रतिरक्षा की। लेकिन इसका उदाहरण, जब तक उदाहरण नहीं पढ़ो तब तक तो हमको कैसे पता चलेगा कहां पर है ये? उदाहरण देखो दो हैं। एक तो प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। अगर आपसे पूछा जाए प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा बताओ जो अपने आप हो रही है, तो प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण तो संक्रमण हो गया। संक्रमण या इन्फेक्शन अपने आप होता है ना। कोई जीवाणु है, कोई विषाणु है, बैक्टीरिया, वायरस अपने आप शरीर में जाएगा, शरीर उससे लड़ने के लिए अपने आप एंटीबॉडीज बनाएगा, अपने आप स्मृति कोशिकाएं बनाएगा। तो यह प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण तो हो गया संक्रमण। एक कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा भी तो होगी। अब ये कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण क्या हो गया भाई? कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, इसका उदाहरण टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन। टीकाकरण किसका उदाहरण हो गया? कृत्रिम सक्रिय। क्यों? ये टीके में क्या होता है अभी अपन पढ़ेंगे बच्चों, ये भी वैक्सीनेशन या टीकाकरण भी विस्तार में देखेंगे। बट टीके में, वैक्सीन में क्या है? वैक्सीन में मरा हुआ प्रतिजन है, निष्क्रिय किया गया प्रतिजन है। जैसे अगर बैक्टीरिया की कोई वैक्सीन है, कोई बैक्टीरियल रोग की एक वैक्सीन है, तो उसमें निष्क्रिय मरा हुआ बैक्टीरिया टीके में डाला गया है। तो वो जब शरीर में जाएगा तो शरीर उसके विरुद्ध खुद एंटीबॉडीज बनाता है। जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन है या कोई भी वैक्सीन जब आती है तो उस वैक्सीन, वो वैक्सीन या टीका कैसे बनाया गया है? उसमें विषाणु या वायरस के निष्क्रिय वायरस को यूज किया गया है। मरे हुए वायरस या निष्क्रिय वायरस को यूज करके टीका बनाया गया है। क्योंकि जब वो शरीर में जाए तो संक्रमण रोग तो उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज और मेमोरी कोशिकाएं, स्मृति कोशिकाएं बनाएगा। तो कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा में मरा हुआ प्रतिजन डालते हैं। एंटीबॉडीज का निर्माण शरीर स्वयं करता है। हमारा शरीर स्वयं एंटीबॉडीज और मेमोरी निर्माण कर रहा है, इसलिए यह सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। तो टीकाकरण किसका उदाहरण हो गया बच्चों? कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। और संक्रमण या इन्फेक्शन किसका उदाहरण हो गया? प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा का। यह किसकी बात कर ली हमने? सक्रिय की। फिर आता है बच्चों निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अभी हमने बात की कि इसमें बनी बनाई एंटीबॉडीज शरीर में निवेशित की जाएगी। तो आपके पास इस प्रतिरक्षा में पूर्व निर्मित यानी रेडीमेड एंटीबॉडीज को शरीर में निवेशित किया जाता है। ठीक है, तो पूर्व निर्मित या बनी बनाई एंटीबॉडीज जो हैं वो शरीर में निवेशित की जाएंगी। इसका मतलब अगर बनी बनाई एंटीबॉडीज शरीर में गई है ना, बनी बनाई एंटीबॉडीज शरीर में गई तो ये प्रतिरक्षा बहुत तेजी से तत्कालीन प्रभाव से काम करेगी, है ना। सक्रिय प्रतिरक्षा में तो शरीर जब तक एंटीबॉडीज बनाएगा, एंटीबॉडीज को निर्मित करेगा, विकसित करेगा, उसमें समय लगेगा। यहां पर आपने बनी बनाई एंटीबॉडीज शरीर में गई है तो इस प्रतिरक्षा का प्रभाव तत्कालीन तुरंत होगा, लेकिन इसमें कोई मेमोरी या स्मृति नहीं बनेगी। भाई जब आप बनी बनाई एंटीबॉडीज डाल रहे हो, शरीर स्वयं तो एंटीबॉडीज का विकास कर नहीं रहा, शरीर स्वयं तो कुछ नहीं कर रहा, वो तो बनी बनाई एंटीबॉडीज को यूज कर रहा है, तो इसमें कोई स्मृति या मेमोरी नहीं बनेगी।
तो इस प्रतिरक्षा में या इस प्रतिरक्षा यह प्रतिरक्षा तत्कालीन प्रभाव दर्शाएगी, परंतु इसमें स्मृति या मेमोरी नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षा तत्कालीन यानी तुरंत तो काम करेगी, लेकिन इसमें स्मृति नहीं होगी। अब इसके उदाहरण क्या हैं भाई? इसके उदाहरण क्या हैं? वही सबसे पहले तो प्राकृतिक उदाहरण देखेंगे। प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा मतलब अपने आप कोई एंटीबॉडी शरीर में जाती हैं क्या? अपने आप कोई एंटीबॉडी शरीर में जाएंगी। हां, मां की आईजीजी एंटीबॉडी, मां की जो आईजीजी एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा अपरा क्रॉस करके भ्रूण में जा रही है, तो भ्रूण को मां से बनी बनाई एंटीबॉडीज मिल रही है। नवजात शिशु जब मां का दूध पीता है तो मां के दूध में बनी बनाई आईजीए एंटीबॉडीज, बनी बनाई एंटीबॉडीज नवजात शिशु को मिल रही है। किसका उदाहरण? प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा का। तो माता की आईजीजी प्लेसेंटा क्रॉस कर भ्रूण को स्थानांतरित होती है। और दूसरा उदाहरण, माता के दूध में आईजीए एंटीबॉडीज। तो इन दोनों केस में मां की बनी बनाई एंटीबॉडीज बच्चे को मिलती है। बनी बनाई एंटीबॉडीज बच्चे को मिल रही है, प्राकृतिक। अब कृत्रिम का उदाहरण क्या भाई? हम लोग, पहला सवाल तो यह है कि सर कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा करी क्यों जाए, है ना? आप सोचोगे सर इसमें स्मृति तो है नहीं, मेमोरी तो बन नहीं रही, तो हम निष्क्रिय या कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्यों दें? तो कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा देने का फायदा क्या है? कब देते हैं? आपातकालीन परिस्थितियों में। आपातकालीन परिस्थितियां हैं, सांप ने काट लिया किसी व्यक्ति को, अब वो सांप के जहर है, सांप के जहर है, या टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं, तो टेटनस का जो जीवाणु है या सांप का जो जहर है वो इतना तेजी से नुकसान हानि पहुंचाता है कि शरीर के पास इतना समय ही नहीं होता कि वो एंटीबॉडी विकसित करे। सांप के जहर के विरुद्ध या टेटनस टॉक्सिन के विरुद्ध हमें तत्कालीन प्रभाव चाहिए, तत्कालीन एंटीबॉडीज चाहिए जो उनको निष्क्रिय कर सके। तो आपको क्या करना पड़ेगा? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। वो एंटी टेटनस, जो एंटी स्नेक वेनम का इंजेक्शन दिया जाता है या टेटनस टॉक्सॉइड दिया जाता है इंजेक्शन, ये क्या है? ये बनी बनाई एंटीबॉडीज हैं जो तत्कालीन रूप से काम करेंगी। और ये कब दिया जाएगा? आपातकालीन परिस्थितियों में। ठीक है, तो यहां पर आगे मैं लिख देता हूं बच्चों, कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण। पहले तो उदाहरण देख लेते हैं। इसमें सांप के जहर के विरुद्ध एंटी स्नेक वेनम का इंजेक्शन। इसमें बनी बनाई एंटीबॉडीज हैं और एंटी टेटनस सीरम का इंजेक्शन, जिसे हम ATS कहते हैं। तो ये कब दी जाती है, यही इंपॉर्टेंट है। नोट,
कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा, कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा आपातकालीन परिस्थितियां यानी इमरजेंसी कंडीशंस में दी जाती है। और इसको कहते क्या है बच्चों? इसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो ये कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा को हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम पैसिव इम्यूनाइजेशन के नाम से जानते हैं। और तत्कालीन प्रभाव से काम करेंगी, स्मृति नहीं होगी, लेकिन स्मृति की जरूरत भी नहीं है, जान बचाना जरूरी है, तत्कालीन प्रभाव दिखाना जरूरी है, तो तब हम कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा देंगे। तब डॉक्टर या कोई भी जो स्टाफ है वो बनी बनाई एंटीबॉडीज शरीर में निवेशित करेगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने किसकी बात की है भाई? आज हमने प्रतिरक्षा में तरल प्रतिरक्षा को विस्तार से देखा कि तरल प्रतिरक्षा में बी लिम्फोसाइट्स काम करेंगी और बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज के माध्यम से ये प्रतिरक्षा दर्शाएंगी। फिर हमने एंटीबॉडीज की बात की कि एंटीबॉडीज होती क्या हैं। फिर हमने बात की एंटीबॉडीज की संरचना कैसी होती है। फिर हमने बात की एंटीबॉडीज कितने प्रकार की होती है और उनके क्या क्या विशिष्ट कार्य हैं। फिर अपन ने इस उपार्जित प्रतिरक्षा को दो प्रकार में विभाजित किया, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। और सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के लक्षण और उदाहरण हमने विस्तार से देख लिए। ठीक है, और कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा कब दी जाती है? आपातकालीन परिस्थितियों में, इसकी हमने बात कर ली। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा की बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।